हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जो है मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। कल जो है मैंने आदिकाल पे कुछ प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, कल हमारी पहली क्लास थी और आज जो है आदिकाल से ही दूसरी क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो है प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर जो है इन प्रश्नों को मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, या तो PDF जो है टेलीग्राम पे ले लीजिएगा मेरे से, मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, वे कौन कौन हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं, कूट दिए गए हैं नीचे, है ना। पहला ऑप्शन है शून्य शून्य, बी है उपनिषद, सी है विज्ञान, डी है ब्रह्मानंद, ई है महासुख। ठीक है, ये ब्रह्मानंद होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रह्मानंद होगा। ठीक है, चलिए तो बताएंगे इनमें से जो है कौन सा सही आंसर होगा। केवल ACE होगा, या केवल BCE होगा, या केवल ABD होगा, या केवल ADE होगा। प्रश्न को एक बार आप फिर से देख लेंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ACE। ठीक है, शून्य होगा, विज्ञान और महासुख। ठीक है, तो AC हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म का नाम दुराचार फैला था। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? तो बिल्कुल आसान है, आप सभी को पता है, शुक्ल की बुक से जो है प्रश्न चल रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के किस प्रकरण में 84 सिद्धों और नाथों का वर्णन किया है? आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के किस प्रकरण में सिद्धों और नाथों का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को जो है 4 प्रकरण में बांटा है। तो यहाँ पे मैंने चारों प्रकरण का नाम दिया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहले प्रकरण का नाम सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण का नाम अपभ्रंश काव्य, तीसरे प्रकरण का नाम जो है देश भाषा काव्य है, और चौथे का फुटकल रचनाएं। लेकिन आपको बताना है इनमें से किस प्रकरण में सिद्धों और नाथों का वर्णन मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। ठीक है, प्रकरण 2 में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रकरण का नाम, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, किस प्रकरण में किस ग्रंथ का या किस कवि का वर्णन मिलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के किस ग्रंथ में बालनाथ का टीला का वर्णन मिलता है? अब आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है जायसी के किस ग्रंथ में बालनाथ का टीला का वर्णन मिलता है? पद्मावत, अखरावट, कहरनामा या मसलनामा। ये सभी जो ग्रंथ हैं जो जायसी के हैं, इनमें से किस ग्रंथ में बालनाथ का टीला का वर्णन मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में जो है लिखा हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है पूरा डिटेल, वहीं से प्रश्न को मैंने लिया है। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रत्नाकर जोपम कथा, ठीक है, रत्नाकर जोपम कथा किसकी पुस्तक है? नाथों की, ब्रजयानी सिद्धों की, बौद्धों की या जैनों की? रत्नाकर जोपम कथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम से कम मेरे को
लग गया है इन प्रश्नों को बनाने में 3 से 4 घंटे लगे हैं, क्योंकि शुक्ल के बुक को पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ करके क्वेश्चन बनाना, फिर आंसर भी ढूंढना, ऑप्शन ढूंढना, उस तरीके से ऑप्शन को रखना। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए कि इनमें से जो है प्रश्न, और भगवान करे कि इनमें से प्रश्न जो है आपको मिल जाए। ठीक है, आप सभी को पता है मेरा चैनल अभी छोटा है, मैंने अभी 5 से 6 महीने हुए हैं मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो अभी जो है मेरे चैनल पे उतने सारे जो टॉपिक हैं नहीं मिल पाएंगे आपको, लेकिन फिर भी मैंने आधा से ज़्यादा तो पढ़ा ही दिया है, जिसमें आप जो मेरे चैनल पे अगर विज़िट करेंगे, देखेंगे, तो आपको सारे जो है जो भी मैंने पढ़ाया है मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें अभी UGC नेट का, तो सॉरी यहाँ पे 2 मिनट में ले रही हूँ आप सभी का। यहाँ पे जो है अभी तक आपका जो नेट का जो सिलेबस है उसमें जो है यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 जो दिया है, उसमें मैंने सिर्फ कविता को नहीं पढ़ाया है और अन्य गद्य विधाएँ में मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ाया है। ठीक, बस यही नहीं पढ़ाया है, बाकी मैंने सभी मैंने जो जितने भी टॉपिक हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सभी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो चलेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। सॉरी, थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया आप सभी का ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजयानी सिद्धों की। ठीक है ना, ब्रजयानी सिद्धों की ये पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्ध कण्हपा के उपदेश की भाषा क्या थी? आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है सिद्ध कण्हपा जो थे, ठीक है, 84 सिद्धों में गिने जाते हैं कण्हपा, इनके उपदेश की भाषा क्या थी? पुरानी टकसाली, अपभ्रंश, संस्कृत या प्राकृत? राइट आंसर हो जाएगा पुरानी टकसाली भाषा थी। ठीक है, वहाँ पे बहुत डिटेल में वहाँ पे लिखा गया है, डायरेक्ट वहाँ पे आप पढ़ेंगे, शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे आप। ठीक है, प्रकरण आदिकाल का जो 4 भाग में प्रकरण इन्होंने बांटा है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य हेमचंद्र के संदर्भ में असंगत बताइए। ठीक है, यहाँ पे हेमचंद्र जो कवि हैं, आचार्य हैं, इनके बारे में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या बातें कही हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और हर बार पूछा जाएगा। ठीक है, जब तक आपका नेट का पेपर होता रहेगा तब तक शुक्ल के बुक से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के यहाँ इनका बड़ा नाम था। ऑप्शन बी है, इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया। ऑप्शन सी है, इनके ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत व राजस्थानी तीनों का समावेश है। ऑप्शन डी है, हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना की है। यहाँ पे द्वाश्रय होगा। ठीक है, द्वाश्रय काव्य की रचना की है। इनमें से कौन सा कथन जो है असंगत है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो दिया है, इनके ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत व राजस्थानी नहीं, अपभ्रंश। ठीक है, यहाँ पे जो है अपभ्रंश। ठीक है, इनके ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ठीक है ना, इनके ग्रंथ में। ठीक है ना, इनके ग्रंथ में होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ज़रा सा जो है यहाँ पे देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को जो है अभी से सॉल्व करिए और एक एक शब्द को जो है पकड़ना आप लोग सीखिए कि कहाँ से कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, और एक एक कथन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, तो तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी को। ठीक है, मैंने राइट आंसर बताया अपभ्रंश। इन तीनों भाषाओं का जो है समावेश मिलता है इनके ग्रंथ में। किसके ग्रंथ में? हेमचंद्र के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति
हेमचंद्र की नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी पंक्ति जो है हेमचंद्र की नहीं है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बताएंगे सारी पंक्तियां जो इनमें से जो है 3 पंक्तियां तो हेमचंद्र की हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हेमचंद्र की नहीं है। रावण जायड जय दियई दह मुँह एक सरीऊ। ठीक है, सरीरू। ये जो पंक्ति है ये है सोमप्रभ सूरी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पंक्ति जो है सोमप्रभ सूरी की है। ओके, बाकी तीनों जो ये पंक्ति दी गई हैं ये हेमचंद्र की हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भला हुआ जो मारिया बहुत ही चर्चित पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। जर सोना आवई दू ये भी, और ये सी। ठीक है, तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह कौन सी रचना है जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वह कौन सी रचना है जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल के अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। कुमारपाल चरित में, शब्दानुशासन में, कुमारपाल प्रतिबोध में या द्वाश्रय में। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट आंसर हो जाएगा कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है ना, राइट आंसर सी होगा। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, तो सोमप्रभ सूरी का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये हेमचंद्र की रचना नहीं है, सोमप्रभ सूरी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पी हयु एक्रीय, यहाँ पे एक्रीय नहीं होगा, एक्कीय होगा। ठीक है ना, क पे र नहीं है। ठीक है, पी हऊ एक्कीय सैलू दिड़ू तुहु विराहड़ी किलंत थोड़ा जलजिम मछलियाँ तल्लो बिल्ली करत। उपरोक्त पंक्तियाँ किस आचार्य की हैं। ये सभी पंक्तियाँ जो है अपभ्रंश भाषा में है, किसकी है आप बताएंगे, कमेंट करिएगा आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो भक्ति काल पे होगी। ठीक है, 2 प्रैक्टिस मैंने कराया जिसमें 100 क्वेश्चन हो गए, तो 100 में से जो है नहीं 90 क्वेश्चन हुए, तो उनमें से जो है मैं यही प्रे करूँगी कि उसमें से जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। देखते हैं। ठीक है, ठीक है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। सोमप्रभ सूरी का है ये। ठीक है ना, ये पंक्ति जो है सोमप्रभ सूरी का है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध चिंतामणि, ठीक है मणि होगा यहाँ पे, प्रबंध चिंतामणि, एक मिनट, यहाँ पे मणि होगा। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के संदर्भ में संगत है। इस ग्रंथ की रचना जैनाचार्य मेरुतुंग ने 1661 ईस्वी में किया। यह ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया जिसमें पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। ऑप्शन सी है। इस ग्रंथ में राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए दोहे वर्णित हैं, या उपयुक्त सभी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के संदर्भ में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी बातें कही हैं वो मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी सही हैं बिल्कुल। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं जिस तरह मैंने बनाया उसी तरह एग्जामिनर बनाएगा, है ना, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप चारों ऑप्शन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जामति पच्छई संपजई
सामति पिहली होई, मुंज भाई मुड़ालवई, विधन न बेढई कोई। उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई हैं या किस ग्रंथ की हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा मेरु तुंग। ठीक है, मेरु तुंग की पंक्ति है ये। यहाँ पे जो है मेरु तुंग होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न है, इस नाम के कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था? ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पैंगलम सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? आपको बताना है। यह जो कथन है यहाँ पे, ये शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा है? ठीक है, कथन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। इस नाम के कवि ने कन्नौज के किसी राठौड़ सम्राट शायद जयचंद के प्रताप, यहाँ पे प्रताप रहेगा, ठीक है, के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र, पैंगलम नहीं है, ठीक है ना, प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्याधर। ठीक है, विद्याधर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। ये ऐसी पंक्ति है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं शुक्ल की बुक को, खास करके आदिकाल, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। विद्याधर आप सोच भी नहीं सकते कि विद्याधर राइट आंसर होगा। आप जरूर सोमप्रभ सूरी लगा देंगे, हेमचंद या मेरे तुम, इनमें से कोई आप लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। नहीं पढ़े हैं तो जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको मैंने लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। उपरोक्त कथन शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से लिया है? यह जो कथन दिया गया है वो किस प्रकरण से है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण 2 से लिया गया है। प्रकरण 2 का नाम है अपभ्रंश काव्य। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन सी पुस्तक गोरखनाथ की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी पुस्तक जो है गोरखनाथ की नहीं है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, वैराट पुराण होगा यहाँ पे, गोरखसार। इनमें से कौन सी पुस्तक जो है गोरखनाथ की नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये सारी पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में है। इससे भी मैंने प्रश्न लिया है अलग, अभी देखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा गोरखसार। गोरखसार जो है, ये जो ग्रंथ है ये गोरखनाथ की नहीं है, गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। ठीक है, बाकी तीनों सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, विराट पुराण, ठीक है, ये तीनों ग्रंथ जो है गोरखनाथ की है और संस्कृत में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में 9 नाथों का वर्णन है? किस ग्रंथ में 9 नाथों के नाम वर्णित हैं? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर होगा गोरख सिद्धांत, ठीक है ना, गोरख सिद्ध सिद्धांत संग्रह। इस ग्रंथ में जो है 9 नाथों का नाम वर्णित है। 9 नाथों का नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और कौन से जो है जो 9 नाथ हैं, इनमें से कौन कौन से जो कवि हैं वो सिद्ध में भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चन लिया है लेकिन मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। शुक्ल जी के अनुसार इनमें से कौन नाथ पंथ कवि सिद्धों की परंपरा से है? चलिए वही क्वेश्चन है जो मैं बताना चाह रही थी। शुक्ल जी के अनुसार जो है इनमें से कौन कवि, ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इनमें से कौन कवि, कवि यहाँ पे होगा शुक्ल जी के अनुसार इनमें से कौन कवि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा मेरे को, चलिए नहीं ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे फिर से। शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन नाथ पंथ कवि, ठीक है ना, कौन नाथ पंथ कवि सिद्धों की परंपरा से है, ठीक है। नागार्जुन, जड़भरत, जलंधर, गोरक्षनाथ या चरपटनाथ। आपको बताना है इनमें से कौन जो है नाथ पंथ कवि सिद्धों की परंपरा से भी हैं, ठीक है। ये सारे नाथ कवि हैं, ठीक है, जितने भी मैंने लिए हैं 5 सारे नाथ कवि हैं। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन हैं जो सिद्धों की परंपरा से आए हैं, यानी सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने नाथ पंथ ग्रहण किया था। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे ई होगा, ठीक है, केवल ए सी और ई या केवल ए बी ई। तीसरा ऑप्शन है केवल ए डी ई, चौथा ऑप्शन है केवल सी डी ई। राइट आंसर होगा हमारा केवल ए डी ई, ठीक है, केवल ए डी ई। नागार्जुन, एक मिनट रुक जाइए, ए सी ई होगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए सी ई। नागार्जुन, जलंधर और चरपटनाथ, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए सी ई। ओके, क्योंकि गोरक्षनाथ तो सीधे नाथ में आए थे, ये तो नहीं थे, है ना, तो राइट आंसर हमारा हाँ ठीक है ए ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारिया ढिल्ली मह मुच्छे मिच्छ शरीर शुर जज्जला मन तिवर चली अवीर। उपरोक्त पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। ऐसी पंक्ति है ना, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है आप बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा, हमीर रासों से, ठीक है, हमीर रासों से लिया गया है ये पंक्ति। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सारंगधर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं हैं। ऑप्शन ए है इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही। ऑप्शन बी है ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। ऑप्शन सी इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक शुभांशित संग्रह भी बनाया, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मैंने इसलिए लिया ताकि आपको जो है यहाँ पे इस ग्रंथ के या सारंगधर के विषय में जो है कई जानकारी आपको मिल जाए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भाव न होई अभावण जाई। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है। बहुत ही प्रचलित पंक्ति है, आप सभी को पता होगा, लुइपा की पंक्ति है ये, ठीक है ना, भाव न भाव, ऑप्शन सी। देखेंगे अगला प्रश्न, बज्जे घोर निशान रान चौहान चहोदिस। उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। बज्जे घोर निशान रान चौहान चहोदिस, यह पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है, तो पृथ्वीराज रासो से ली गई है। पृथ्वीराज रासो से संबंधित कल के प्रैक्टिस सेट में जो है मैंने जितने प्रश्न बनते हैं वहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने करा दिया है प्रैक्टिस वहाँ पे, तो आप लोग कल के प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जो है 100% कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की जितनी हेल्प कर पाऊँ। बाकी जो है सफलता आपके हाथ में है, आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं वो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। तो जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, मेहनत जिस तरह से अभी तक आप लोग मेहनत करते आए हैं, अब पेपर आपका नज़दीक है तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा आप लोग। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हुआ तो वहाँ पे जो है स्वास्थ्य, मेरे साथ तो यही होता है कि जब भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है मेरा दिमाग जो है कम काम करने लगता है ना। आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो मैं तैयारी करती हूँ कि कल मुझे क्या पढ़ाना है, उसके लिए मैं जब PDF वगैरह बनाती हूँ तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने शरीर का आप लोग ध्यान रखिएगा, तबीयत का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, सहजे थिर करिवार उड़ी साथ अजरामर होई दिट कांद। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? सहजे थिर करी वारुड़ी साथ अजरामर होई दिट कांद। दिट नहीं है, दिट, दिट सही है। राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्ति जो है विरूपा की है। ठीक है, अब जैसे आप ध्यान रखेंगे सरहपा का और शबरपा का और लुईपा का, ठीक है, इनकी पंक्ति जो है बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इस बार जो है कण्हपा, विरूपा और भी जो अन्य जो सिद्ध हैं उनका आप लोग खास करके शुक्ल की बुक से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कण्हपा का, विरूपा का, इनकी पंक्तियाँ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, गोरखपंथ से संबंधित इनमें से कौन कौन से ग्रंथ संस्कृत के हैं? गोरखपंथ से संबंधित जो है यानी गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं, अभी मैंने बताया, अब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, तो वही प्रश्न जो है मैंने यहाँ पे लिया है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरखपंथ से संबंधित इनमें से कौन कौन से ग्रंथ जो है संस्कृत में है। तो देखते हैं, निरंजन पुराण, कुमारपाल चरित, विवेक मार्तंड, सिद्धांत पद्धति, इनमें से जो है कौन से ग्रंथ संस्कृत में हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3, 4। ठीक है, यानी निरंजन पुराण, विवेक मार्तंड और सिद्धांत पद्धति। ठीक है, राइट आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। कुमारपाल चरित किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए आप सभी, कुमारपाल चरित किसकी रचना है? आप लोग बताते नहीं हैं मुझे। हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन योगिनी नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन योगिनी नहीं है। शुक्ल की बुक में 84 सिद्ध जो दिए गए हैं वहाँ पे योगिनी का नाम दिया गया है, 3 योगिनी हैं वहाँ पे। इनमें से कौन नहीं है? तो अनंगगपा है। ठीक है, लक्ष्मीकारा है, कनकलपा है, मणिभद्रपा भी है, मणिभद्रपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रणमल छंद प्रकाशन वर्ष 1454 किसकी रचना है? श्रीधर, जगनिक, मधुकर, भट्ट केदारनाथ। जगनिक है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? रणमल छंद जो रचना है प्रकाशन वर्ष है 1454 संवत में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवत में है और ये रचना है श्रीधर का। ठीक है ना, श्रीधर की रचना है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न, शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सी बातें सही नहीं हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए, इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। ऑप्शन बी है, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु 1382 ईस्वी में हुई थी। इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है, इनकी मृत्यु 1382 नहीं 1381 ईस्वी में, ठीक है, 81 में हुई थी। ठीक है, तो 82 यहाँ पे गलत है, तो इसलिए जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, खुसरो के बारे में दिया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति के संदर्भ में असंगत कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं, जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। ठीक है ना, पदावली जो इनकी रचना है, इसी रचना के कारण जो है इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। ठीक है, ऑप्शन बी है, विद्यापति के पद अधिकतर ब्रजभाषा में ही थे। ऑप्शन सी है, विद्यापति शैव थे। ऑप्शन डी है, विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे।
ऑप्शन ई है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असंगत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है असंगत है। विद्यापति के पद अधिकतर ब्रज भाषा में ही थे, ये गलत है। ठीक है, ब्रज भाषा में नहीं, श्रृंगार। ठीक है, एक मिनट। विद्यापति के पद जो है अधिकतर श्रृंगारिक होते थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी बुक में यही लिखा है। ठीक है, ब्रजभाषा नहीं लिखा है, वो तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसा ऑप्शन बनाया था। ठीक है, तो श्रृंगारिक ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो विद्यापति हैं इनकी रचनाओं को पढ़ने में आपको लगेगा कि ये कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है ना, लेकिन विद्यापति ने इनके लिए लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए लिखा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ठीक है, अगर आ गया समझना चाहिए तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। ठीक है, जितने भी उन्होंने इनके बारे में कहा है शुक्ल जी ने, ये सभी कथन मैंने यहाँ पे लिया है। जो गलत था ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, तो उसको भी मैंने सही कर दिया है। तो आप सभी ये नोट कर लीजिएगा अलग से, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, बुक है तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन जो है बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन वह धीरे, उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है। आपको बताना है यह पंक्ति किस कवि की है। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। यह पंक्ति जो है विद्यापति की है। प्रकरण 4 जाएंगे, आप प्रकरण 4 में पढ़ेंगे तो विद्यापति के बारे में वहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्ति किसके लिए कहा है। ठीक है, किस कवि के लिए कहा है, किस कवि के लिए कहा है। ठीक है, अमीर खुसरो के लिए, विद्यापति के लिए, जगनीक के लिए, सरहपा के लिए। तो ये जो है पंक्ति बहुत ही प्रचलित है, आप सभी को पता होगा, है ना। विद्यापति के लिए कहा है। जो भी नए स्टूडेंट होंगे शायद उनको ना पता हो, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है एक एक कहीं कहीं पे वर्ड जो है गलत प्रिंट हो गया है। तो वो जब मैं हाथ से लिखती हूँ प्रश्न, ठीक है, पेन से, और उसको जब मैं कन्वर्ट करती हूँ टेक्स्ट को, तो वहाँ पे जो है कन्वर्ट जब होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाता है। लेकिन सुधार करने में भी मेरे को 1 घंटा लग जाता है, तो कहीं कहीं जो है एक आध छूट जाता है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ सही, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, देखेंगे प्रश्न। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। ठीक है, यह पंक्ति शुक्ल ने आदिकाल के किस प्रकरण में वर्णित है। यानी ये जो पंक्ति दी गई है वो आपको बताना है कि शुक्ल के आदिकाल का जो प्रकरण है, 4 प्रकरण, वो किस प्रकरण में वर्णित है। ठीक है, यानी यह पंक्ति जो है किस प्रकरण में आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। ठीक है ना, प्रकरण 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पंक्ति दी गई है। ठीक है, तो चलिए पूरे 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे हिसाब से। मैंने जो है जहाँ तक मुझे लगा मैंने ये प्रश्न बनाए हैं आप सभी के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी पेपर होगा तो देखते हैं, है ना। और अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।